आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्न की परिभाषा देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, दूरी और विस्थापन। तो शुरुआत हम लोग दूरी और विस्थापन से करते हैं। ठीक है, तो यह हमारी दूरी है और यह रहा विस्थापन। तो दोस्तों, दूरी और विस्थापन का मतलब ये होता है कि जब क्या करते हैं आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक के पहुंचते हैं, तो आपके द्वारा जो तय की गई लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी कहलाएगी। कहने का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू करें, किसी बिंदु से एक्स बिंदु से चालू करते हैं और एक्स बिंदु से चल करके आप वाई बिंदु तक के पहुंचते हैं और बीच की दूरी जो है वो कितनी है, एल है, मतलब बीच की लंबाई एल है। तो एक्स से वाई तक चलने में आपको एल लंबाई तय करनी पड़ी, मतलब वह आपकी दूरी कहलाएगी। अर्थात जब क्या करते हैं दोस्तों, आप किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो आपके द्वारा तय की गई लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। जबकि विस्थापन जो होता है दोस्तों वो यह होता है कि अगर आप किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और फिर आप दूसरे बिंदु तक जाते हैं और फिर वापस से किसी दूसरे अन्य बिंदु पर चले जाते हैं, तो क्या होता है कि पहली स्थिति से, या मतलब आप कह सकते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, से अंतिम स्थिति के मध्य में जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाती है, इसका विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो अंतर बताते हुए चलते, पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि तय की गई कुल लंबाई, जबकि प्रारंभिक स्थिति और जो अंतिम स्थिति है उनके मध्य की दोस्तों जो कुल लंबाई है वह कहलाती है हमारा कण का विस्थापन। दूसरा जो हमारे पास में विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा कि दोस्तों इनका अंतर यह होता है कि दूरी के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा आवश्यक नहीं होती। जबकि विस्थापन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो विस्थापन के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई कण एक्स से पहले वाई पर गया, ठीक है, और वाई से वापस से क्या कर दिया दोस्तों, आपने उसको एक्स स्थिति पे पहुंचाया, मतलब आपकी जो वस्तु है वो एक्स से चल के वाई पे गई एल लंबाई तय करके, और फिर वाई से वापस से एक्स पे गई एल लंबाई करके, तो क्या हो जाएगा, इसका कुल परिणाम मतलब चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है अगर वस्तु एक्स से चलकर वाई तक पहुंची, मान लेते हैं कि उसने एल लंबाई चालू करी, फिर ठीक है, और फिर एल लंबाई चलने के पश्चात वापस से वाई से ये एक्स पर गई, तो क्या होता है कि दोस्तों जितनी लंबाई इसने एल चली थी उतनी ही अब क्या हो गई, पहले इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, अब उसी के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो अब जो दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुल परिमाण के साथ में दिशा के कारण इसका जो मान हो जाएगा, अर्थात इसके द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। या आप कह सकते हैं इसका जो तीसरा अंतर है कि जो दूरी होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, जबकि हमारी जो विस्थापन होता है वह किस प्रकार की राशि होती है, विस्थापन जो होता है वह सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये इनके मध्य में कुछ अंतर थे, किसमें, दूरी और विस्थापन में। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, औसत चाल और औसत वेग किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं किससे, औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल होती है उसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि जो औसत चाल है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं औसत चाल जो है वो किसके बराबर होती है, आपके द्वारा जो तय की गई कुल दूरी है। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी के बटे में क्या हो जाता है दोस्तों, कुल समयांतर, मतलब जितने समयांतर में आप जो तय किए गए कुल दूरी होती है उन दोनों का क्या होता है दोस्तों, अनुपात जो होता है वही औसत चाल कहलाती है। जबकि औसत वेग जो होता है प्रकार से परिभाषित किया जाता है दोस्तों कि वो बराबर होता है कुल विस्थापन के बटे में क्या होता है कि कुल समयांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में औसत वेग, तो इनका अनुपात भी क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, समयांतर। तो प्रश्न के अनुसार चाल और औसत वेग में क्या अंतर होता है कि दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग औसत चाल, ठीक है, तो यहाँ पर औसत चाल जो है यह कभी शून्य नहीं होती। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि औसत चाल जो है उसका मान आपको कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो औसत चाल
शून्य नहीं होती, जबकि यह जो है दोस्तों औसत वेग, इसका मान शून्य हो सकता है। वो कैसे कि देखिए दोस्तों कि क्या होगा कि मान लेते हैं किसी वृत्ताकार मार्ग की बात करते हैं, ठीक है, दोनों के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक वृत्ताकार मार्ग में अभी आपको बताया कि कुल समय में चला गया, क्या होता है दोस्तों, जो कुल दूरी होती है और विस्थापन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई वस्तु जो है वो ए बिंदु से चल के घूम करके वापस ए पर आ जा रही है, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जो है वह शून्य हो जाएगा, विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा, जबकि जो दूरी है वो अशून्य हो जाएगी, दूरी शून्य के बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस स्थिति में औसत चाल तो शून्य नहीं होती, लेकिन औसत वेग जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर विस्थापन का मान शून्य हो जा रहा है। इसके पश्चात अगर अगला अंतर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो गतिमान वस्तु अगर सरल रेखा में एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक सरल रेखा है और इस पर कोई गतिमान वस्तु है और ये एक ही दिशा में चलती है, तो यह क्या कर रहे हैं कि समय में, मतलब दिए गए समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसका विस्थापन कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में औसत चाल और वेग भी बराबर होंगे अन्य सभी परिस्थितियों में जहां पर वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी से सदैव कम होगा, ठीक है। ये बात तो हमें पता है, क्योंकि देखिए विस्थापन आपको ऊपर परिभाषा में बताया कि ये दोनों बिंदुओं के मध्य, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर औसत चाल का जो मान होता है हमें प्राप्त होता है, औसत चाल वो कैसी होती है, हमेशा बड़ी होती है, मतलब उसका मान आपको सदैव अधिक प्राप्त होगा, लेकिन जो औसत वेग है वो कैसा होगा, वो या तो औसत चाल के बराबर होगा औसत वेग का मान, या उससे कम होगा, ठीक है। तो औसत वेग का मान कम, या आप लिखेंगे बराबर हो सकता है किसके, औसत चाल के, ठीक है। तो ये क्या थे, इनके मध्य में कुछ अंतर थे। अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है कि आपको किसी क्षण, मतलब कोई क्षण बोला तो किसी क्षण पर जो वेग दिया जाता है उसी क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है तात्क्षणिक वेग। मतलब कहने का ये है कि कोई समय, ठीक है, तो किसी समय पर जो आपका वेग दिया जाएगा वो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। जैसे कि आप कह सकते हैं वेग दोस्तों सदिश के रूप में वो दिया जाता है डी एक्स के बटे में डी टी से, मतलब किसी क्षण पे आपको क्या दिया जा रहा है दोस्तों, अगर दूरी पता है तो वो आपका वेग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होता है तात्क्षणिक वेग। इसी प्रकार से तो तात्क्षणिक त्वरण होता है, त्वरण क्या हो जाता है दोस्तों, किसी क्षण, ठीक है, तो किसी क्षण आपके वस्तु का जो क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वस्तु का जो त्वरण है वही क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक त्वरण। कहने का मतलब यह है कि त्वरण को अगर आप ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो किसी क्षण पर, मतलब कोई समय पर क्या होता है दोस्तों, त्वरण अगर आपको प्राप्त मिल जाए तो उसे कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। जैसे कि dv के बटे में dt से इसे प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो dv के बटे में dt क्या है, यहाँ पर वेग जो है वह किसके बराबर होता है, वह विस्थापन के बटे में समय। तो आप त्वरण को लिख सकते हैं d/v के बटे में dt का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आपके पास में यहाँ पे वेग को आप लिख सकते हैं x। तो इस प्रकार से आप v को क्या लिख सकते हैं, dx के बटे में dt। तो आपको ये मिल जाएगा तात्क्षणिक त्वरण के लिए मान, ठीक है। तो अब अंतर क्या हो जाएगा इसका, देखिए कि आपके पास में वेग जो होता है वह क्या होता है, तात्क्षणिक वेग वह प्रथम अवकलन होता है विस्थापन के सापेक्ष समय का, मतलब समय के सापेक्ष विस्थापन का। कहने का मतलब यह है कि प्रथम अवकलन किसका, वह प्रथम अवकलन होता है समय के सापेक्ष विस्थापन। जबकि यहाँ पर दोस्तों देखिए कि हमने दो बार क्या किया है, अवकलन किया है, तो इसको कहेंगे आपकी यह होता है द्वितीय अवकल समीकरण, ठीक है। मतलब द्वितीय अवकलन होता है किसका, समय के सापेक्ष विस्थापन का, ठीक है। इसके पश्चात इस सबसे अच्छा इसमें जो आप अंतर कह सकते हैं वह यह होता है कि इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, तो मात्रक क्या होता है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, जबकि इसका जो मात्रक होगा किसका, तात्क्षणिक त्वरण का, वह मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। विमीय सूत्र भी आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा m0 l t की पावर -1, जबकि इसका विमीय सूत्र होता है m0 l t की पावर -2। तो ये इनमें अंतर थे और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।